हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। बच्चों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आज हम 11th अकाउंटेंसी में जो क्वेश्चन बैंक के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको हम लेकर आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में कुछ सवाल किए थे। आज की क्लास में जो बचे हुए कुछ सवाल हैं उनको हम करने वाले हैं, तो आप सभी का वेलकम है। देखिए, आज की क्लास का हमारा जो क्वेश्चन है वो है लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। ये सभी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसमें से यदि एक क्वेश्चन आता है मतलब 10 गुना हमारी मेहनत हो गई, मतलब आपको इतनी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं कि एकदम सर आईएमपी क्वेश्चन बता दें, तो ऐसा नहीं होता है भाई। हमें मेहनत करना पड़ेगी भाई। जो किसान है वो 4 महीने मेहनत करता है तब उसको फसल मिलती है ना। उसमें भी यदि पानी नहीं गिरे, ज़्यादा गिर जाए तो फसल खराब हो जाती है। तो यहाँ पर हमें भाई 10 गुना, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 10 क्वेश्चन हमें पढ़ना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो ये जो हम वीडियो आप लोग देख रहे हो, इसकी प्रैक्टिस आपको करना है इन सवालों की, और उसी बेस पर फिर उसमें से कोई सा एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मतलब कि उसके जो तरीका है उसको हमें समझना है। कई बार क्या है कि जो पढ़े का मतलब ही होता है कि उसको समझना है, सीखना है, फिर उसमें उसके नंबर बदल दे, अंक बदल दे, उसमें कुछ नाम बदल दे, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बार हमें तरीका आ गया भाई, जैसे हम मोटरसाइकिल चलाना सीख गए तो फिर कोई सी भी कंपनी की मोटरसाइकिल हम चला सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको यदि एक सवाल करना आ गया, उसका तरीका आ गया, तो फिर आप उसमें कोई सा भी सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लेखांकन समीकरण, इसके पहले क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको हम समझ लेते हैं। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 90,000, ये सभी को मालूम है। एक संपत्ति बढ़ रही है रोकड़, और दर दायित्व बढ़ रहा है पूंजी। नगद माल खरीदा 30,000 का, एक संपत्ति घट रही है और एक संपत्ति बढ़ रही है, मतलब रोकड़ 30,000 से घट जाएगी और स्टॉक 30,000 से बढ़ जाएगा। रमन से माल खरीदा 10,000, स्टॉक बढ़ जाएगा और उधर लेनदार बढ़ जाएंगे, मतलब एक संपत्ति बढ़ेगी और एक दायित्व बढ़ेगा। 10,000 की लागत का माल नगद बेचा 15,000 में। भाई माल 10,000 का था और बेचा 15,000 में, सीधा सीधा हमें दिख रहा है 5,000 का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, और लाभ से पूंजी में वृद्धि होती है। तो सीधा सीधा जो 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है उसकी पूंजी में जोड़ दो, तो बचा अब 10,000 बचा। तो क्या किया उसने, माल बेचा, 10,000 का माल बेचा, माल कम हो गया, और जो 10,000 कैसा बेचा उसने, नगद बेचा, तो 10,000 रुपये कैश बढ़ गया। माल 10,000 का कम हो गया और कैश उसका 15,000 रुपये से बढ़ा, और उधर पूंजी में जो है 5,000 रुपये उसकी पूंजी में वृद्धि होगी। निजी उपयोग हेतु नगद निकाले 1,000। भाई आहरण से पूंजी में कमी होती है, तो पूंजी में से 1,000 घटा दो, और नगद मतलब कैश 1,000 रुपये से कम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो लेखांकन समीकरण है वो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाएगा। चलिए, तो उसको हम बना लेते हैं। आप लोग भी अपनी कॉपी में बना सकते हैं। लेखांकन समीकरण, लेखांकन समीकरण ये दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। और दोहरा लेखा प्रणाली मतलब द्विपक्षीय अवधारणा, जिसके दोनों पक्ष पर प्रभाव पड़ता है, मतलब दो खातों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, एक खाते के डेबिट पे तो दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष पर। यहाँ आ जाएगा हमारा विवरण, यहाँ हम लिखेंगे, तो ये फॉर्मेट समझ लेना, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब लेखांकन समीकरण। पर्टिकुलर इधर आएगा असेट्स मतलब संपत्ति, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। अब नंबर 1, सबसे पहले क्या दिया है, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, तो हमारा जो पहला ही ट्रांजैक्शन क्या है, बिजनेस स्टार्टेड, व्यापार प्रारंभ किया। क्या 90,000 रुपये क्या नगद से व्यापार प्रारंभ किया, मतलब 90,000 रुपये व्यापार में कैश के रूप में आ गया, और 90,000 रुपये किस रूप में आएगा, कैपिटल के रूप में आ जाएगा।
ठीक, तो ये तो आप सब कर सकते हो। जब भी व्यापार प्रारंभ किया जाएगा तो रोकड़ के रूप में 90,000 आया और पूंजी के रूप में 90,000 रुपये आया। फिर नगद माल खरीदा, तो गुड्स परचेस, गुड्स परचेस, नगद माल खरीदा। भाई नगद माल खरीदा, आप खुद देखो, माल आएगा और रोकड़ जाएगी, मतलब रोकड़ उसके पास से क्या हो जाएगी, 30,000 रुपये की रोकड़ कम हो जाएगी। और माल आएगा मतलब उसके पास एक संपत्ति बढ़ जाएगी, और वो संपत्ति क्या रहेगी, स्टॉक। देखिए एक ही पक्ष पर प्रभाव पड़ा, लेकिन एक संपत्ति कम हो गई और एक संपत्ति बढ़ गई, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस पर। तो अब भाई दो ट्रांजैक्शन हो गए, अब हमें क्या करना है, एक न्यू इक्वेशन बनाना है। मतलब यहाँ पर दो ट्रांजैक्शन के बाद एक न्यू इक्वेशन बनेगा, न्यू इक्वेशन, नया समीकरण। 90 में से 30,000 रुपये का माल खरीद लिया, मतलब अब व्यापार में 60,000 रुपये की कैश बची है और 30,000 रुपये का माल आ गया, और इधर 90,000 रुपये की क्या है, कैपिटल है। इधर भी 90,000 और इधर भी 90,000, 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90,000 हो जाएगा। फिर रमन से माल खरीदा 10,000 रुपये का, तो फिर यहाँ पर माल खरीदा गया, गुड्स परचेस, 10,000 का माल खरीदा रमन से, नाम आ रहा है, नगद शब्द नहीं आ रहा है, मतलब उधार खरीदा है। तो उधार खरीदा जाएगा तो रोकड़ जाएगी क्या, नहीं जाएगी। माल आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। आप नगद खरीदो या उधार खरीदो, माल तो आएगा। अब आपने उधार खरीदा है, इसका मतलब कि आपके दायित्व पक्ष में एक क्या बढ़ गया, लेनदार बढ़ गए। दायित्व पक्ष में क्या बढ़ गया, आपका लेनदार बढ़ गया। तो 10,000 रुपये के लेनदार बढ़ गए, एक संपत्ति बढ़ गई और एक दायित्व बढ़ गया। और पूंजी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये हमारा नया समीकरण बन गया, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। रोकड़ वहीं की वहीं है, मतलब नगद पैसा 60,000 व्यापार में है, माल बढ़ रहा है भैया। पहले 30,000 का खरीदा था नगद और 10,000 का उधार खरीदा। अब दायित्व पक्ष में 10,000 रुपये के लेनदार उसके हो गए, और उसके पास पूंजी भी अभी भी 90,000 रुपये की है। तो 90 और 10 1 लाख रुपये दायित्व पक्ष में है, और 60 और 40 1 लाख रुपये संपत्ति पक्ष में है। अब नेक्स्ट देखेंगे, 10,000 की लागत का माल 15,000 में बेचा, तो गुड्स सोल्ड, माल बेचा। कितने का माल बेचा, 10,000 का माल बेचा। तो 10,000 का माल बेच दिया, तो स्टॉक उसका 10,000 से कम हो गया। कितने में बेचा, 15,000 में बेचा। नगद बेचा है, भाई नगद बेचा, नगद पैसा आएगा, मतलब उसका जो पूंजी है वो कैश जो है बढ़ जाएगा। तो 15,000 से कैश बढ़ गया, लेकिन अब यहाँ पर समीकरण गड़बड़ा जाएगा। भाई 10,000 का माल कम हुआ और 15,000 रुपये में बेचा, तो यहाँ पर दोनों, एक संपत्ति कम हो रही है 10,000 से, लेकिन दूसरी संपत्ति 15,000 से बढ़ रही है। 5,000 रुपये ज़्यादा मतलब अंतर आ रहा है। तो ये 5,000 क्या है, ये 5,000 व्यापार के लिए प्रॉफिट है। यदि लाभ होता है तो व्यापार में पूंजी बढ़ जाती है और हानि होने पर घट जाती है। अब नया समीकरण, न्यू इक्वेशन आ जाएगा, न्यू इक्वेशन। पैसा कितना हो गया भैया, कैश उसके पास आ गया 75,000। अब उसके पास माल कितना बचा, 40 में से 10 गया, 30,000 रुपये का माल बचा। फिर लेनदार वैसे के वैसे हैं 40,000 के, और उसकी जो कैपिटल है वो कितनी हो गई, 95,000 की हो गई। अब यदि आप इसको जोड़ोगे तो 1,35,000 और इधर भी 1,35,000, मतलब हम बराबर चल रहे हैं। निजी उपयोग हेतु 1,000 रुपये निकाला, तो कैश विड्रॉ, कैश विड्रॉ। भाई 1,000 रुपये निकालने से नगद पैसा 1,000 कम हो जाएगा, और 1,000 निकालने से उसकी जो पूंजी है वो भी क्या हो जाएगी, कम होगी। आहरण से पूंजी कम हो जाती है। बाकी चीज़ों के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। बस को हम न्यू इक्वेशन के साथ बराबर कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा न्यू इक्वेशन। कैश कितना बचा, 74,000। माल कितना है, 30,000। लेनदार कितने हैं,
40,000 और पूंजी कितनी है 94,000। कितना हो गया 94 है 1,34,000 और इधर भी 1,00,000 सॉरी 70 और 30 1,04,000। ठीक है। और ये मैंने 40 क्यों लिख दिया, ये 10,000 था ना, अभी तो मैं बोलूँ कि गड़बड़ कहाँ हो रही है ना। तो ये कितना हो गया, ये 10,000 है। तो 94 और 10 1,04,000 और 74 और 30 1,04,000। मतलब इस प्रकार से हमारा जो समीकरण है दोनों पक्ष क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। और इस प्रकार से आपको लेखांकन समीकरण क्या करना है, कंप्लीट करना है। देख लो एक बार। ठीक है, समझ में आ गया भाई। इस प्रकार से लेखांकन समीकरण आपको कंप्लीट करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। अब ये आ रहा है लेजर से, मतलब खाता बही से। तो खाता बही में आपको बहुत सारे खाते नहीं बनाना पड़ेंगे, कोई सा एक खाता। जैसे यहाँ दे दिया है कि मोहन का खाता तैयार कीजिए। अब मोहन कौन है, व्यक्ति है। और व्यक्तिगत खाते की क्या विशेषताएं होती है, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। बस आपको अब यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या बनाने वाले हैं, मोहन का खाता बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो प्रारंभिक शेष मतलब 6,300 जमा शेष। क्या लिखा है, जमा शेष। मतलब कि मोहन का खाता बनाएंगे। खाते का फॉर्मेट तो मालूम है, दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। और डेबिट में डेट मतलब दिनांक विवरण, फिर जेएफ अमाउंट, फिर दिनांक विवरण जेएफ और अमाउंट। अब जमा शेष है मतलब कि जब मोहन का खाते के क्रेडिट पक्ष में हम क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्राउट डाउन। मतलब पुराना जो शेष है मोहन के खाते में कितना है, 6,300 रुपये का है। अब उसके बाद जो जनवरी महीने में उससे जो भी हमने लेन देन किया है तो क्या है, उन्हें भुगतान किया। अब यहाँ पर जो उन्हें, उनसे, मतलब ये हम किसका खाता बना रहे हैं, मोहन का खाता बना रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये जो भी संबोधन हुआ है, ये सर्वनाम, ये सब किसके लिए है, मोहन के लिए है। मोहन को भुगतान किया, आप ऐसा पढ़ना, उन्हें भुगतान किया मतलब किसको भुगतान किया, मोहन को। अब यहाँ पर सीधा सीधा व्यक्ति है, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। मोहन को भुगतान किया तो मोहन कौन हो गया, पाने वाला। तो मोहन के खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मतलब मोहन डेबिट हो गया, तो मोहन डेबिट हो गया। आपने क्या किया, कैश दिया उसको, तो मोहन के खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे जनवरी 1 को टू कैश। इसी प्रकार से उनसे उधार माल खरीदा, किन से, मोहन से उधार माल खरीदा। आपने मोहन से उधार माल खरीदा तो आपके पास तो माल आया, क्रय खाता डेबिट, मतलब परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन से खरीदा, मोहन क्या हुआ, क्रेडिट हो गया। तो मोहन के खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे बाय परचेस। फिर है उन्हें चेक दिया, उन्हें मतलब मोहन को चेक दिया। मोहन कौन हो गया, पाने वाला हो गया। तो मोहन का खाता क्या हो जाएगा, डेबिट। और क्या दे रहे हैं हम, चेक, मतलब टू बैंक। तो मोहन के खाते के डेबिट पक्ष में टू बैंक लिखेंगे। उन्हें माल वापस किया, मतलब मोहन को माल वापस किया, पाने वाला कौन है, मोहन। तो मोहन का खाता क्या हो जाएगा, डेबिट। और क्या कर रहे हैं हम, माल वापस किया, मतलब परचेस किया हुआ माल वापस कर रहे, तो परचेस रिटर्न, टू परचेस रिटर्न। उनकी ओर से सीता को दिए, मतलब मोहन ने बोला कि भैया मेरे ऊपर जो भी पैसा आ रहा है आप किसको दे दो, तो आपको 500 रुपये सीता को देना है। तो हमने किसकी तरफ से दे दिया, सीता को, मोहन की तरफ से दे दिया। तो एक प्रकार से ये किसको देना हुआ, मोहन को देना हुआ। ठीक है, तो मोहन को भुगतान कर रहे हैं एक प्रकार से हम, तो मोहन कौन हो गया, पाने वाला हो गया। तो मोहन के खाते में क्या आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा। मोहन के खाते में क्या आ जाएगा, डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। मतलब उनकी ओर से सीता को दिए। तो हम वही कोई किसी व्यक्ति को हमें देना है, वो बोल रहा है कि यार मैं नहीं आ सकता, मेरी तरफ से आप एक काम करो, वो दुकानदार को पेमेंट कर दो। तो हम दुकानदार का नाम नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, उस जिस व्यक्ति का पैसा आ रहा है मतलब उसी का खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो उनकी ओर से सीता को दिए, मतलब मोहन को ही हमने एक प्रकार से पैसा दिया है, तो मोहन का खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। चलिए, तो अब हम क्या कर लेते हैं, मोहन का खाता बना लेते हैं। बहुत ही अच्छा खाता, ये हमेशा सचिन का खाता बनाइए, मोहन का खाता बनाइए, इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो व्यक्ति है मतलब आप सीधा सीधा एक फॉर्मूला लगा लो कि व्यक्तिगत खाता है मतलब पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। और यहाँ पर कंफ्यूजन करने के लिए वो क्या दे देते हैं कि उन्हें दिया, उनसे लिया, तो बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि ये उन्हें शब्द ये कौन है। ये आपको यहाँ उन्हें मतलब जिसका खाता बना रहे हैं वो है, वो के लिए यूज़ किया गया है। तो बार बार उसका नाम लिखने के बजाय वो उन्हें, उनसे ऐसा लिख देते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये अब ये उन्हें किसके लिए संबोधन किया गया है। ये बन गया हमारा डेबिट और क्रेडिट पक्ष का क्या बना रहे हैं हम, मोहन अकाउंट बना रहे हैं, मोहन्स अकाउंट। मोहन्स अकाउंट, यह हो गया हेडिंग। अब इसके दो पक्ष हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा पक्ष होता है, डेबिट, और राइट हैंड साइड पे कौन सा पक्ष होता है, क्रेडिट। डेबिट में कौन कौन से कॉलम होंगे, डेट, फिर कौन सा होगा, पर्टिकुलर, फिर एफ और अमाउंट। कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसी प्रकार से क्रेडिट पक्ष में भी डेट, पर्टिकुलर, ये बहुत पतला सा बन गया है ना, एफ और अमाउंट, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं पर जान दो। चलो सबसे पहले तो 2024 जनवरी 1 को बाय बैलेंस ब्राउटडाउन, ऊपर ही लिखा ना, मोहन खाता तैयार कीजिए, प्रारंभिक शेष 6300 जमा शेष, जमा मतलब क्रेडिट शेष है ये, तो क्रेडिट में हम शेष लेकर आए कितना, 6300, यहाँ से उसका खाता शुरू हो गया। अब जनवरी 1 को उन्हें भुगतान किया कितना, 4300, मतलब मोहन को भुगतान किया, मोहन कौन हो गया, पाने वाला हो गया। तो 2024 जनवरी 1 को हमने मोहन को भुगतान किया, तो मतलब मोहन अकाउंट डेबिट, तो मोहन का खाता डेबिट हो रहा है टू कैश अकाउंट, रोकड़ खाते से। कितना भुगतान किया हमने मोहन को, 4300। फिर 8 जनवरी को उनसे उधार माल खरीदा, तो यहाँ पर 8 जनवरी को माल खरीदा है, परचेस अकाउंट। भाई सीधा सीधा देखो ना, मोहन पाने वाला है कि देने वाला है, आपको बस सीधा ये देखना है। पाने वाला है तो डेबिट में एंट्री करो, देने वाला है तो क्रेडिट में एंट्री करो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे उन्हें भुगतान किया, मोहन को भुगतान किया, मोहन पाने वाला है, डेबिट में एंट्री हो गई। फिर उनसे उधार माल खरीदा, मोहन से उधार माल खरीदा, तो मोहन पाने वाला है कि देने वाला है, देने वाला है, इसलिए क्रेडिट में आ गया। क्या किया है, खरीदा है बस। और टू और बाय याद रखना, डेबिट में टू और क्रेडिट में बाय। फिर तीसरा, उन्हें चेक दिया, मोहन को चेक दिया, मोहन पाने वाला है कि देने वाला, पाने वाला है। कितने तारीख, तारीख लिख दो 20। क्या दिया आपने, टू बैंक अकाउंट, चेक है मतलब टू बैंक अकाउंट। कितने का चेक दिया आपने, 2000 रुपये का। ये 3000 का आपने माल खरीदा था, 2000 का आपने उसको चेक दिया। फिर है उन्हें माल वापस किया, मोहन को माल वापस किया, मोहन पाने वाला है कि देने वाला है, पाने वाला है। कितनी तारीख को, 22 तारीख को। तो आप क्या कर रहे हो, परचेस रिटर्न कर रहे हो, परचेस रिटर्न अकाउंट। कितने का माल वापस किया, 100 रुपये का माल वापस किया, मोहन पाने वाला इसलिए मोहन का खाता डेबिट हो गया। फिर उनकी ओर से सीता को दिए, मतलब एक प्रकार से हमने मोहन को दिया, तो मोहन पाने वाला हो गया। कितने तारीख, 25 तारीख को। तो टू कैश, भाई सीता को आपने क्या दिया, कैश दिया। कितना दिया, 500 दिया, मतलब मोहन की तरफ से हमने सीता को भुगतान किया, तो एक प्रकार से हमने मोहन को ही भुगतान किया है, ठीक है। तो ये डेबिट हो गया। बस अब हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकाल लेंगे। तो बैलेंस निकालने के लिए सबसे पहले तो डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष के जो अमाउंट वाले कॉलम है उसमें ऐसे बराबर ऐसा मिलान कर लो, क्योंकि ये दोनों पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब दोनों पक्ष बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ लो। इधर कितना है, क्रेडिट साइड लिख लो, क्रेडिट साइड में कितना है भैया, 6 और 3 9000,
300। अब डेबिट साइड का टोटल लगाओ, 4 2 6,900। डेबिट साइड में 6,900 आ रहा है और 3 4 और इधर आ रहा है 9,300। इसका मतलब कितना अंतर आ रहा है? 9 और 4 13, 8 में से 6 गया तो 2400 रुपये का अंतर आ रहा है। अब ये 2400 रुपये कहाँ लिखेंगे? जिधर कम है। इधर कम है, इधर है, तो 2400 रुपये इधर लिख दो। तो दोनों पक्ष में क्या हो जाएगा? 9,300 इधर भी हो जाएगा और 9,300 इधर भी हो जाएगा। अब ये 2400 क्या है? तो 2400 क्या है? बैलेंस है। कितनी तारीख को? महीने की आखिरी तारीख, जनवरी का महीना है, कौन सी तारीख आएगी? 31 जनवरी। टू बैलेंस कैरी डाउन, कैरी डाउन मतलब आगे, मतलब ले जाया गया। 2400 रुपये बैलेंस। अब ये 2024 फरवरी 1 को बाय बैलेंस ब्राउट डाउन, जैसा हमने यहाँ लिखा था ना, ऐसा ये 2400 रुपये भी यहाँ आ जाएगा। बस फरवरी महीने में फिर जो भी उससे माल खरीदेंगे, उसको पेमेंट करेंगे, उसको माल वापस करेंगे, वो फिर ऐसी एंट्री होती चली जाएगी। ये बन गया हमारा, क्या बन गया? मोहन का खाता बन गया। वेरी सिंपल। मतलब आपको यहाँ पर किसी व्यक्ति का खाता बनाने को आएगा तो आपको सीधा सीधा लिखना है पाने वाला है कि देने वाला है। पाने वाला है तो डेबिट, देने वाला है तो क्रेडिट। कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आ गया लेखांकन समीकरण बनाइए। भाई लेखांकन समीकरण का एक क्वेश्चन 101% आपको मिलेगा ही, क्योंकि वो बेसिक बात है वो, इसलिए आप लोगों को लेखांकन समीकरण आना चाहिए। देखो, व्यापार प्रारंभ किया 80,000 रोकड़ और माल से। भाई व्यापार में रोकड़ भी आ रही है, माल भी आ रहा है, और ये दोनों किस रूप में आएंगे? पूंजी के रूप में, क्योंकि व्यापार प्रारंभ करने के लिए। तो संपत्ति पक्ष में कैश भी आएगा और स्टॉक भी आएगा, दोनों को जोड़ के लिख देंगे कैपिटल साइड में कैपिटल। माल क्रय किया रोकड़ी और उधार। अब यहाँ पर माल खरीदा है तो आप नगद खरीदो या उधार खरीदो, व्यापार में माल तो आएगा। मतलब स्टॉक कितने का आ गया? 30 और 20 50,000 का। स्टॉक 50,000 से बढ़ गया और नगद 30,000, मतलब आपका जो कैश 30,000 से कम हो गया, और 20,000 उधार, मतलब आपके जो लेनदार है वो 20,000 से बढ़ गए। निजी उपयोग, फिर 50,000 की लागत का माल नगद बेचा 60,000 में, माल 50,000 का कम हो गया, बेचा 60,000 में, कैश 60,000 बढ़ गया, लेकिन 10,000 जो प्रॉफिट हुआ है वो कहाँ जुड़ेगा? पूंजी में। निजी उपयोग है तो नगद निकाले, सिंपल सी बात है, रोकड़ कम कर दो, उधर पूंजी कम कर दो। वेतन अदत्त, ये अदत्त वेतन मतलब वेतन देना बाकी है, तो ये दायित्व हुआ। दायित्व पक्ष में एक दायित्व बढ़ा दो, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये दायित्व बढ़ जाएगा। अब यदि दायित्व बढ़ा है तो पूंजी कम होगी, मतलब एक दायित्व बढ़ेगा और पूंजी उतने रुपए से कम हो जाएगी। उपार्जित कमीशन मतलब ऐसा कमीशन जो आपने कमा लिया है लेकिन अभी मिला नहीं है, लेकिन आपने जो कमा लिया है आपके हाथ में कैश के रूप में नहीं आया, लेकिन आप बोल रहे कि मैंने कमा लिया है, तो वो आपकी संपत्ति हुई। तो संपत्ति पक्ष में एक संपत्ति बढ़ जाएगी उपार्जित कमीशन के नाम से 1,000, और उससे 1,000 से आपकी पूंजी भी बढ़ जाएगी। भाई संपत्ति में वृद्धि होगी तो पूंजी में वृद्धि होगी, और दायित्व में वृद्धि होगी तो पूंजी में कमी होगी, ऐसा हमें उसको समझना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि लेखांकन समीकरण तैयार करना है। चलिए, तो हम लेखांकन समीकरण बना लेते हैं भैया। एक लंबा सा लेखांकन समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्केल लेकर के जाना है एग्ज़ाम में। तो वहाँ फिर बच्चे क्या करते हैं, मांगते हैं एक दूसरे से कि ला जरा स्केल दे, इधर फेंका फाकी फिर करते हैं, स्केल की फेंका फाकी करते हैं कि ला स्केल दे मुझे। ठीक है, ये बन गया हमारा फॉर्मेट। अब हम लिख लेते हैं क्या बना रहे हैं हम। अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण।
पर्टिकुलर, समीकरण लिख दो, असेट्स मतलब संपत्ति बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, उसने व्यापार प्रारंभ किया, बिजनेस स्टार्टेड। अब व्यापार प्रारंभ करने के लिए क्या ला रहा है, कैश भी ला रहा है और माल भी ला रहा है। और ये दोनों किस रूप में आ रहा है, ये दोनों आ रहा है कैपिटल के रूप में आ रहा है। रोकड़ 80,000 है और स्टॉक 15,000 है। ये दोनों को जोड़ देंगे तो 95,000 रुपये की क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। तो व्यापार प्रारंभ करने के लिए माल भी ला सकता है, पैसा भी ला सकता है, मशीन या संपत्ति भी ला सकता है, तो उनको सबको जोड़ के लिख देंगे हम कैपिटल। तो यहाँ पर रोकड़ 80,000, माल 15,000, टोटल 95,000 हो गया। अब माल क्रय किया उसने, ठीक है, तो यहाँ पर माल क्रय किया मतलब गुड्स परचेज। अब भाई उधार खरीदे या नगद खरीदे, माल तो उसके व्यापार में आने वाला है, कितने का खरीदा, 30,000 नगद और 20,000 उधार, तो टोटल उसका स्टॉक कितने से बढ़ गया, 50,000 से। अब इसमें देखो 30,000 नगद खरीदा मतलब नगद खरीदेगा तो उसके पास से 30,000 रुपये का नगद कैश चला जाएगा, और 20,000 का उधार खरीदा है तो 20,000 उधार खरीदने पर उसके पास क्या होगा, एक दायित्व तो बढ़ जाएगा, कौन सा, लेनदार, कितने के, 20,000 रुपये के। तो उधार आप खरीदोगे तो 20,000 के लेनदार बढ़ गए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया हमारा प्लस में, ये पूंजी पर कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। अब हम इसको क्या करेंगे, एक समीकरण के न्यू इक्वेशन बना देंगे। हर एक ट्रांजैक्शन शुरुआत में दो ट्रांजैक्शन के बाद और उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हमें एक लाइन खींच करके न्यू इक्वेशन बनाना है। अब देखो 80,000 का कैश था, आपने 30,000 का माल खरीद लिया, तो आपके पास अब कितना कैश बचा, 50,000 का कैश बचा। आपने 15,000 रुपये माल से व्यापार शुरू किया था और 50,000 का माल खरीद लिया, तो अब आपके पास गोडाउन में कितने हज़ार रुपये का माल हो गया, 65,000 का माल हो गया। और दायित्व पक्ष में 20,000 रुपये की आपने उधारी कर ली है, मतलब आपने माल उधार खरीदा तो 20,000 की उधारी है आपके ऊपर, और आपके पास जो पूंजी है वो वैसे की वैसी है 95,000। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे 50,000 की लागत का माल 60,000 रुपये में बेचा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुड्स सोल्ड। 50,000 की लागत का माल 60,000 रुपये में बेचा है। सबसे पहले तो ये देखो कि आपके पास से माल कितने रुपए का जा रहा है, तो 50,000 रुपये की लागत का माल जा रहा है, मतलब स्टॉक आपका 50,000 रुपये से कम हो गया। बेचा कितने में, 60,000 में। कैसा बेचा है, नगद बेचा है, मतलब आपके पास कैश के रूप में 60,000 रुपये आएगा, मतलब आपका कैश 60,000 रुपये से बढ़ जाएगा। लेकिन आपको 50,000 का माल 60,000 में बेचने पर 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और लाभ होने से आपकी जो पूंजी है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। लेनदारों पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बस हमारा यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, न्यू इक्वेशन बन जाएगा। आप उसको न्यू इक्वेशन बना दो, न्यू इक्वेशन। कैश कितना हो गया आपके पास, अब आपके पास कैश हो गया 1,10,000 का। माल कितना बचा, 15,000 रुपये का ही माल बचा है, क्योंकि आपने 50,000 का माल बेच भी दिया। लेनदार आपके ऊपर अभी उधारी है 20,000 की, और आपकी जो पूंजी है वो हो गई अब 1,05,000 की। 1,05,000 और 20, 1,25,000 दायित्व पक्ष बता रहा है, और 1,10,000 और 15,000 1,25,000 संपत्ति पक्ष भी बता रहा है। फिर निजी उपयोग हेतु नगद निकाले 10,000, तो कैश विड्रॉ, कैश विड्रॉ मतलब उसने कैश नगद निकाला है 10,000 रुपये का, मतलब कि 10,000 का कैश यदि व्यापार से निकलेगा मतलब कैश कम हो गया। अब
यदि वो आहरण करता है तो उसकी पूंजी में कमी होती है। जब भी वो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यापार से पैसा निकालेगा, माल निकालेगा, तो उसकी पूंजी में कमी आ जाएगी। बाकी चीज़ों के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। न्यू इक्वेशन बना दो। ये बन गया हमारा न्यू इक्वेशन, आ जाएगा क्या आएगा? न्यू इक्वेशन। अब कैश कितना बचा उसके पास? 1,00,000 रुपए का। माल 15,000 रुपये का है। इधर उधारी बरकरार है 20,000 की, और पूंजी है अब उसके पास वापस 95,000 की पूंजी हो गई। ठीक है। अब आगे देखेंगे वेतन अदत्त 3,000। भाई वेतन देना बाकी, अदत्त का मतलब कि देना बाकी है। अब वेतन यदि देना बाकी है मतलब कि यहाँ पर एक उसका आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम का एक दायित्व तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी उसकी एक दायित्व तो बढ़ गया, एक दायित्व तो उसका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहां पर हम लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए की है? 1,000 की है, मतलब कि 1,000 रुपये का दायित्व तो बढ़ गया और 1,000 रुपये से पूंजी कम हो जाएगी। तो यदि आपको किसी को पैसा देना है और आप मान लो किसी को आपको 1,000 देना है और आपके जेब में 1,000 है, तो आप बोल सकते हो कि मेरे पास 1,000 रुपये की पूंजी है। पूंजी मतलब बचा पैसा है। यदि उधारी है तो फिर सवाल ही नहीं उठता है, आप आपकी पूंजी को कम करना पड़ेगा। मतलब कि वेतन देना बाकी 1,000, तो आपकी पूंजी भी 1,000 रुपये से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब जो भी अदत्त चीज़ें हैं, सॉरी यहाँ पर अभी पहले हम दूसरे, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है, उसको हम 0,0 शो करें पहले। अब लाइन खींचिए। न्यू इक्वेशन बनेगा, न्यू इक्वेशन। कैश कितना है अभी उसके पास? 1,00,000 का है। 15,000 रुपये का माल पड़ा हुआ है। 20,000 की उधारी है अभी उसके ऊपर। 1,000 रुपये देना बाकी है लोगों को, और 94,000 की पूंजी है। मतलब उसकी पूंजी कितनी की हो गई? 94। 94, 95 और 20, 1,15,000 और 1,15,000, दोनों पक्ष बराबर हो गया। नेक्स्ट है उपार्जित कमीशन। उपार्जित कमीशन मतलब अर्नड कमीशन। इसका मतलब होता है कि उसने कमीशन कमा लिया है लेकिन अभी मिला नहीं। कितना है? 1,000, सॉरी वेतन 3,000 का है, हमने को गलत देख लिया। वेतन अदत्त कितने का है? 3,000 का। तो 3,000 की पूंजी भी कम होगी, तो कितना बचेगा? 92,000, और अदत्त वेतन 3,000। अब उपार्जित कमीशन कितना है? 1,000 है। अब उपार्जित कमीशन है मतलब कि ये आपको मिलने वाला है। अर्न कमीशन मतलब मिलने वाले जो चीज़ है वो आपके लिए संपत्ति है। भाई कमीशन आपने कमा लिया है, भाई किसी की मान लो प्रॉपर्टी आपने बिकाने में मदद करी, तो कमीशन आपका बन गया। अब वो भले 8 दिन बाद दे, 15 दिन बाद दे, लेकिन वो आपके लिए एक संपत्ति बन गई वो। तो ये 1,000 रुपये की क्या बन जाएगी? आपकी संपत्ति बढ़ गई, और 1,000 रुपये से ही आपकी क्या हो जाएगी? पूंजी भी बढ़ जाएगी। 1,000 से आपकी संपत्ति बढ़ गई, सॉरी उसको हमें कहाँ लिखना था? नीचे लिखना है, यहाँ पर लिखना है। और 1,000 रुपये से ही हमारी क्या बढ़ जाएगी? पूंजी भी बढ़ जाएगी। जो भाई देने वाले, जो देना बाकी है उससे यदि पूंजी कम होती है, तो जो मिलना बाकी है उससे पूंजी बढ़ेगी। सीधी सी बात है। बाकी चीज़ों पर कोई फर्क पड़ेगा? खैर नहीं, इस सब पर भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, और बाकी चीज़ें तो हमने लिख दी है बस। अब लाइन खींच करके इसके दोनों पक्ष बराबर कर दो। कैश 1,00,000, माल 15,000,
उपार्जित कमीशन 1000, लेनदार 20,000, अदत्त वेतन 3,000 और ये हो जाएगा 93,000। अब देख लो 1,15,000 और 1,000, 1,16,000, इधर 93, 3, 96, तो ये कितना हो जाएगा 90, 100, 10, 1,16,000। इधर भी 1,16,000 और ये वाला पक्ष भी 1,16,000। इस प्रकार से हमारे जो दोनों पक्ष है वो क्या हो गए, बराबर हो गए। देख लो, एक नज़र देख लो, दोनों पक्ष बराबर हो गए। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब ये दे रहा है रोजना मचा तैयार कीजिए, इसका मतलब आपको जर्नल एंट्री करना है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री करना बहुत आसान चीज़ है, आप लोगों ने तो बहुत बार सीख लिया है उसको, जर्नल एंट्री को। तो जर्नल एंट्री के लिए एक निर्धारित फॉर्मेट दिया रहता है, इसमें हमें जर्नल एंट्री करना है। अब मैं जर्नल एंट्री के लिए इस बोर्ड को 2 भाग में बांट दूंगा कि ज़्यादा एंट्रियाँ हैं और एक एक जर्नल एंट्री को मैं आपको क्लियर बताते जाता हूँ। सबसे पहला कॉलम दिनांक का, फिर पर्टिकुलर, LF खाता पृष्ठ, डेबिट और क्रेडिट। एग्जाम में पूछा जाता है कि जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलम होते हैं। जर्नल एंट्री क्या करना है हमें, जर्नल एंट्रीज मतलब रोजना मचा मतलब जर्नल एंट्रीज। हेडिंग लिख दी, कॉलम के नाम लिख दो, दिनांक, पर्टिकुलर मतलब विवरण, LF डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पर दिनांक तो दी नहीं, उन्होंने रोमन में संख्या दी है तो आप रोमन में संख्या लिख दो। अब यहाँ पर दिया है उन्होंने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 8,000। भाई रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, आप देखो व्यापार में क्या आ रहा है, रोकड़ आ रही है। किस रूप में आ रही है, पूंजी के रूप में आ रही है। रोकड़ आती है तो डेबिट, मतलब कैश अकाउंट डेबिट। कितनी रोकड़ आ रही है, 8,000, डेबिट हो गया। अब ये किस रूप में आ रही है, टू कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजी के रूप में आ रही है, तो हमने लिख दिया टू कैपिटल। ठीक है, और समरी लिख देंगे बिजनेस स्टार्टेड। जो आपने अभी लेखांकन समीकरण में बनाया सेम वैसा का वैसा आप यहाँ पर उसको लिख दोगे। रोकड़ आ रही है व्यापार में, तो रोकड़ खाता कौन सा, वास्तविक खाता है। रोकड़ पैसा, वस्तु आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। रोकड़ आ रही है इसलिए रोकड़ खाता डेबिट हो गया। किस रूप में आ रही है, पूंजी के रूप में आ रही है। पूंजी में वृद्धि, दायित्व में वृद्धि मतलब क्रेडिट होता है, तो पूंजी खाता क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। सेकंड नंबर, नगद माल खरीदा 700 रुपये का। अब यहाँ रोमन में है इसलिए हम ना तो वर्ष लिखेंगे ना तारीख लिखेंगे। नगद माल खरीदा है। अब नगद माल खरीदा, व्यापार में क्या आ रहा है, माल आ रहा है। क्या जा रहा है, रोकड़ जा रही है। दोनों वास्तविक खाता है, आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। रोकड़ आ रही है कि जा रही है, भाई नगद माल खरीदा, माल आ रहा है। माल आ रहा है मतलब आपने क्या किया, यहाँ पर परचेस किया है, तो परचेस अकाउंट डेबिट। कितने का माल खरीदा, 700 का। कैसा खरीदा आपने, नगद। रोकड़ क्या हो रही है, जा रही है, 700 रुपये की रोकड़ चली गई। गुड्स परचेस, जैसा हम लेखांकन समीकरण में लिखा, आप वहाँ पर्टिकुलर में वैसा का वैसा यहाँ समरी में लिख सकते हो। क्या हो गया। तीसरे नंबर, रमेश को माल बेचा 300 रुपये का। भाई रमेश को 300 रुपये का माल बेचा है। अब रमेश को उधार माल बेचा है, नगद शब्द नहीं आ रहा है मतलब उधार बेचा, तो रमेश व्यक्ति है, पाने वाला है, पाने वाला डेबिट। रमेश को माल बेचा तो रमेश पाने वाला हो गया ना, तो रमेश क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, रमेश का खाता डेबिट कर दिया। कितने का माल बेचा, 300 का माल बेचा। अब क्या किया है हमने, सेल किया है, सेल्स अकाउंट। लिख दो समरी, गुड्स
सोल्ड। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री। फिर है अमन से माल खरीदा, यहाँ भी अमन से माल खरीद रहे हैं, इसका मतलब भाई यहाँ पर अमन से माल खरीदा, नगद शब्द नहीं आ रहा है, मतलब उधार खरीदा है। अब यहाँ पर ये देखो कि अमन कौन है, व्यक्ति है, पाने वाला है कि देने वाला है। अमन से माल खरीदा, अमन देने वाला हो गया, तो व्यक्तिगत खाते में पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट, मतलब अमन क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो फिर डेबिट क्या होगा, आपके पास क्या आ रहा है, माल आ रहा है, माल आपने खरीदा, मतलब यहाँ क्या जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। कितने का माल खरीदा, 1000 का। किससे खरीदा आपने, अमन से खरीदा, तो ये आ जाएगा अमन। समरी में लिखेंगे गुड्स परचेस, आपने माल खरीदा है। कई बच्चों को ये होगा कि सर आप नगद उधार तो कुछ यहाँ पर लिखते ही नहीं। अरे भैया ये जो जनरल एंट्री है यही बता देती है कि नगद है कि उधार है, हमें तो संक्षिप्त रूप में लिखना है। फिर है नगद माल बेचा, 2000 रुपये का नगद माल बेचा है। हाँ, अब यहाँ पर आ जाएगा भाई आपने नगद माल बेचा तो क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, क्या जा रहा है, माल जा रहा है। तो पैसा आ रहा है मतलब कैश व्यापार में आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट। कितने का माल बेचा है, 2000 रुपये नगद पैसा आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने माल बेचा है, टू सेल्स अकाउंट, तो 2000 क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। समरी लिख देंगे हम, गुड्स सोल्ड। तो यहाँ कैश आ गया, मतलब सीधा सीधा कि माल बेचा है, कैसा, नगद बेचा है। ठीक है, तो ये हमारी इतनी जर्नल एंट्री हो गई। अब आप क्या कर सकते हो, मान लो रियल में, वास्तव में जो अकाउंटेंट लेखे लिखता है, एक पेज में एंट्री हो गई तो इस पेज का टोटल यही कर देता है। जैसे मान लो हम इस पेज का टोटल यही करते हैं, 8, 9 और 2 11 और एक 12,000, फिर 8, 9, 2 11 और एक 12,000। अब यही टेली हो गया। भाई हमारी जो जनरल एंट्री है सही है, क्यों, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों का बराबर योग आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि टोटल, इस पेज का टोटल किया है ना। टोटल हम क्या किया, हमने कैरी डाउन, मतलब आगे ले गए हैं। अब ये जो पेज का टोटल है वो हम आगे ले गए हैं, इसका मतलब क्या है कि अब अगले पृष्ठ पर आप फिर से क्या करने वाले हो, एंट्री करने वाले हो। तो अगले पृष्ठ के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन खींचना पड़ेगी। कितनी एंट्रियां हैं, कितनी बची है, 2 बची है। 2 एंट्री के लिए हम 2 एंट्री इतना लाइन खींच लें। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। चलो कितनी एंट्री है, 6 नंबर की एंट्री है। दुकान का किराया दिया, भाई दुकान का किराया देखो, मतलब आपके पास से रोकड़ जा रही है, रोकड़ आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट, तो रोकड़ खाता क्रेडिट होगा, मतलब आपने क्या दिया है, रेंट दिया है, तो रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना किराया दिया, 100 रुपया, और आपने किस रूप में दिया है, उसे कैश के रूप में दिया है, रोकड़ जा रही है इसलिए क्रेडिट हो गई। समरी लिख दो, रेंट पेड, भाई आपने जो दुकान ली है वो किराए से ली है। ठीक है, अब 7वीं एंट्री क्या है, आयकर चुकाया। भाई आयकर चुकाना ये क्या है, एक प्रकार से ये आयकर चुकाना एक आहरण है। भाई आयकर व्यक्तिगत आय पर लगता है, और व्यक्तिगत जो भी खर्चे होते हैं यदि व्यापार की इनकम से चुकाए जाएंगे तो वह आहरण होता है एक प्रकार से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि भाई इसको हम बोलेंगे ड्राविंग, ड्राविंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आयकर चुकाया, 200 रुपये आयकर चुकाया। आप बोलोगे सर आयकर तो लिखा नहीं, यहाँ लिख दो इनकम टैक्स पेड।
तो इनकम टैक्स व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत आय पर लगता है, और व्यक्तिगत आय का जो आयकर है यदि वो व्यापार की इनकम में से चुका रहा है तो वो एक प्रकार का आहरण माना जाता है, और आहरण खाता डेबिट होता है। और कैसा चुकाया उसने? नगद। हमने समरी में लिख दिया इनकम टैक्स पेड, ये समझ में आ जाएगा। बस अब आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर का महायोग कर दोगे। ग्रैंड टोटल, क्या बोला जाएगा इसको? ग्रैंड टोटल मतलब महायोग। तो आपका इधर 12,000 था, इधर भी 12,000 था, है ना? तो हम इसको 12,000 को आप यहाँ भी लिख सकते हो। थोड़ी देर के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि जो पुराना जो बैलेंस है वो यदि हम लेकर आते हैं तो उसको फिर हमें यहाँ लिखना पड़ता है 12,000 और 12,000, है ना? और फिर आपका ये डेबिट था 100 रुपया। तो अब आपका आ जाएगा 12,300 और ये 12,300, ये बन जाएगा आपका ग्रैंड टोटल। ठीक है, ये इस प्रकार से हमें जर्नल एंट्री करना पड़ती है। वेरी सिंपल जर्नल एंट्री, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। फिर आया है साधारण रोकड़ बही बनाइए। साधारण रोकड़ बही, भाई रोकड़ बही मतलब कैश बुक। कैश बुक अलग अलग टाइप्स की होती है ना, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पीटी कैश बुक। तो सिंगल कॉलम में कैश का एक कॉलम होता है, डबल कॉलम में कैश और बैंक ऐसे 2 कॉलम आ जाते हैं, ट्रिपल कॉलम में कैश का भी कॉलम रहता है, डिस्काउंट का भी कॉलम रहता है और बैंक का भी कॉलम रहता है। फिर एक चौथी कैश बुक होती है पीटी कैश बुक, खुदरा रोकड़ बही जिसको बोलते हैं। तो उसमें जो छोटे छोटे व्यय हैं उसकी एंट्री होती है। अब यहाँ बोला है साधारण रोकड़ बही, आप बोलोगे सर सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब एक स्तंभी है, तो बोला ही नहीं है। तो सिंगल कॉलम बोला है, इसका मतलब साधारण रोकड़ बही बोला है, मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक हमें बनाना है। अब देखो यहाँ पर हस्तस्थ रोकड़ मतलब उसके पास नगद पैसा है। हस्तस्थ मतलब कैश इन हैंड, उसके हाथ में, मतलब उसके काउंटर पे 12,500 रुपया है। अब हमेशा रोकड़ आती है तो डेबिट होती है, मतलब कि रोकड़ खाते का हमेशा कौन सा बैलेंस मिलेगा? डेबिट बैलेंस मिलेगा। ये हस्तस्थ रोकड़ का मतलब कि आपके पास हाथ में पैसा है, मतलब ये कौन सा बैलेंस माना जाएगा? डेबिट बैलेंस। यहाँ लिखा नहीं जाएगा, आपको खुद पता होना चाहिए कि रोकड़ खाते का जो रोकड़ वाले जो कॉलम का जो बैलेंस है हमेशा डेबिट ही मिलेगा, डेबिट ही होता है। तो हस्तस्थ रोकड़ कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। हरि को नगद भुगतान किया। अब देखो रोकड़ खाते में डेबिट वाला पक्ष प्राप्ति वाला पक्ष होता है और क्रेडिट वाला पक्ष भुगतान वाला पक्ष होता है, बस इतना ध्यान रखना। डेबिट मतलब पैसा आपको मिला तो डेबिट, आपने पैसे का भुगतान किया तो क्रेडिट, बस। हरि को भुगतान किया, कहाँ एंट्री करोगे? क्रेडिट में। माल खरीदा नगद, नगद खरीदोगे तो पैसा भुगतान करना पड़ेगा तो क्रेडिट। अमित से प्राप्त हुआ, प्राप्ति हो रही है, डेबिट। माल नगद बेचा, नगद बेचने से पैसा आएगा, प्राप्त होगा, डेबिट। मनीष को भुगतान किया, भुगतान करोगे तो क्रेडिट। बस ये आपकी कैश बुक बन गई। मतलब यहाँ पर आप एक शॉर्टकट तरीका, प्राप्त नगद पैसा प्राप्त हो रहा है डेबिट और भुगतान कर रहे हो क्रेडिट, नगद। ठीक है, और हमेशा शुरुआत में जो उसका रोकड़ बही का जो बैलेंस मिलेगा वो कहाँ लिखना है? डेबिट में, हमेशा डेबिट में मिलेगा, मतलब डेबिट में ही लिखना है। यहाँ यदि डेबिट नहीं लिखा है फिर भी आपको डेबिट में उसको लिखना है। चलो, तो इसको हम क्या बना लेते हैं? सिंगल कॉलम कैश बुक इसको बोलते हैं और हम बना लेते हैं। बहुत ही अकाउंट का ये, इसको हम अकाउंट का ब्यूटी बोलते हैं कैश बुक को, मतलब ये कैश बुक मतलब अकाउंट की ब्यूटी है। ये इसने कैश बुक बना ली, उसको अकाउंटेंसी मतलब वो सीख गया। ये मेन मुख्य चीज़ है ये अकाउंट की। इसलिए इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी कम है। सबसे पहला कॉलम दिनांक, फिर विवरण। अब देखो रोकड़ बही भी होती है, रोकड़ खाता भी होता है। यहाँ क्या बोला है? रोकड़ बही है, मतलब एक प्रकार से ये क्या है? जर्नल है। और जर्नल में कौन सा कॉलम होता है? एलएफ का कॉलम होता है। रोकड़ बही रोकड़ खाता दोनों एक ही होता है, लेकिन उन्होंने बोला है रोकड़ बही बनाइए,
तो रोकड़ बही और रोकड़ खाते के कॉलम सब एक ही होंगे, लेकिन यहाँ अंतर आएगा। रोकड़ बही बोला मतलब यहाँ LF आएगा, लेजर खाता प्रश्न, और यदि रोकड़ खाता बनाने को बोलते तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, JF लिखते हैं। इतना ध्यान रखना आप लोगों। फिर दिनांक का कॉलम, विवरण, LF और अमाउंट। देखो सबसे पहले तो आप हेडिंग लिख लो, क्या बना रहे हैं हम, सिंपल कैश बुक। ठीक है, सिंपल कैश बुक, साधारण रोकड़ बही। दो पक्ष होते हैं, उल्टे हाथ तरफ डेबिट और सीधे हाथ तरफ क्रेडिट। इसको आप रिसिप्ट वाला कॉलम भी बोल सकते हैं। रिसिप्ट मीन्स प्राप्ति वाला, और इसको हम पेमेंट वाला भाग भी बोल सकते हैं। पेमेंट मतलब भुगतान, इससे भी याद रहेगा, ये प्राप्ति पक्ष और ये भुगतान पक्ष। अब पहला कॉलम डेट, दिनांक, फिर विवरण। अब बही बना रहे हैं, रोकड़ बही बना रहे हैं तो LF, रोकड़ खाता बनाते तो JF। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, LF और अमाउंट। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 डेबिट में, 5 क्रेडिट में। अब सबसे पहली बात, रोकड़ बही जब भी बनाओगे तो रोकड़ बही में पुराना बैलेंस जो भी लाया जाएगा तो वो कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। तारीख कौन सी दी है, 2024 1 नवंबर। लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप ईयर लिखो, फिर मंथ लिखो और फिर तारीख लिखो। डेबिट में 2 आता है और क्रेडिट में बाय लिखा जाता है। टू बैलेंस ब्राउट डाउन, शेष लाया गया। रोकड़ बही का हमेशा डेबिट शेष ही होता है, तो कैश इन हैंड मतलब पुराना जो बैलेंस है कितना है उसका, 12,500 रुपये का है, ये लिख दिया। अब आप देखो प्राप्त तो हो रहा है तो डेबिट, भुगतान हो रहा है तो क्रेडिट। हरि को नगद भुगतान किया 600 पे, भुगतान आ रहा है मतलब क्रेडिट में आ जाओ। 2024 नवंबर 4 तारीख को किसको भुगतान किया, बाय हरि। कितना भुगतान किया, 600। फिर 7 नवंबर को माल खरीदा नगद, भाई नगद खरीदोगे तो भुगतान करोगे, तो बाय परचेस। कितने का माल खरीदा, 800 का माल खरीदा। 12 नवंबर को अमित से प्राप्त हो रहा है तो डेबिट में आ जाओ, 2 लिखो। किससे प्राप्त हो रहा है, अमित से। कितना प्राप्त हुआ, 1000। 16 नवंबर को नगद माल बेचा, माल बेचोगे तो पैसा मिलेगा। पैसा क्यों आ रहा है, माल बेचने से, 800 रुपये। फिर मनीष को भुगतान किया, कितनी तारीख को, 20 नवंबर को, बाय किसको भुगतान कर रहे हो, मनीष को भुगतान कर रहे हो, तो 590 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अमित से प्राप्त, माल नगद बेचा, मनीष को भुगतान किया 590 रुपये। अब बस थोड़ी सी जगह छोड़ के और इसका हम क्या निकाल देंगे, बैलेंस निकाल देंगे। तो दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। अब दोनों का टोटल कर लो, 12,500 और एक 13,500 और 800, 13,500 और 13, 14,300 रुपये। मतलब डेबिट पक्ष हमेशा बड़ा मिलेगा, 12, 13, 14,300। डेबिट पक्ष हमेशा आपको रोकड़ बही में बड़ा ही मिलेगा, ये याद रख लेना, लिख लेना। क्रेडिट पक्ष छोटा मिलेगा, 6 और 8 14 और 5 1990 रुपये। ये घटाओ,
12 में से 9 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 12,310। और जो कम होगा कम वाली साइड में लिख दो, और टोटल हो गया 14,300 इधर भी और 14,300 इधर भी। अब ये जो 12,300 ये क्या है? तो महीने का अंत मतलब 30 तारीख को बाय बैलेंस कैरी डाउन 12,300 ये यहाँ आ जाएगा 2024। अगला महीना कौन सा? दिसंबर 1 तारीख को टू बैलेंस ब्राउट डाउन 12,310 रुपये। बस ये बन गई, सिंपल कैश बुक बन गई, कंप्लीट हो गई। इस प्रकार से आपको बस इतना याद रखना है, रोकड़ बही का हमेशा डेबिट बैलेंस आता है और डेबिट वाले पक्ष में प्राप्तियां लिखना है और क्रेडिट पक्ष में भुगतान लिखना है। ठीक, तो फिर हमारे 3-4 क्वेश्चन और बचते हैं। अब एक क्या बची है? रोकड़ बही, मतलब रोकड़ बही में ही खुदरा रोकड़ बही आ गई हमारे सामने। अब देखो खुदरा रोकड़ बही में क्या होता है, उसका कुछ अलग तरीका होता है। खुदरा रोकड़ बही का पीटी कैश बुक बोलते हैं। तो इसमें एक प्राप्ति वाले पक्ष में एक कॉलम होता है कैश का, जिसमें एडवांस में पैसा मिलता है जो भी खर्च करने वाला है उसको। फिर दिनांक रहती है, किस दिनांक को उसको मिला। फिर विवरण रहता है और विवरण के बाद में फिर सारे जितने फुटकर खर्चे रहते हैं उनके कॉलम रहते हैं। मतलब एक पेमेंट वाला एग्जाई कॉलम भी होता है, फिर फुटकर खर्चों का भी होता है। चलिए हम इसको बना लेते हैं, है ना। खुदरा रोकड़ बही हम एक बना करके देखते हैं ताकि आप लोगों को आ जाएगा। चलो तो एक खुदरा रोकड़ बनाते हैं, पीटी कैश बुक। तो क्या बोलते हैं हम? पीटी कैश बुक। आप लोग बना सकते हो इसी पीटी कैश बुक, तो बहुत बड़ी बात नहीं है पीटी कैश बुक। ऐसा एक बॉक्स बना लिया आयताकार। अब इसमें सबसे पहला वाला पक्ष कौन सा रहता है? प्राप्ति वाला पक्ष रहता है, मतलब इसको हम बोलते हैं रिसिप्ट। तो ये व्यापारी रोज रोज के जो खर्चे हैं उसको 10 रुपये 20 रुपये देने के बजाय क्या करता है, 1 तारीख को एडवांस में उसको पैसा दे देता है। तो वो सबसे पहला वाला पक्ष कौन सा हो गया? उसका प्राप्ति वाला पक्ष हो गया। उसके बाद में आता है दिनांक, कौन सी तारीख को उसको ये दिया गया, तो दिनांक वाला कॉलम आ जाएगा। फिर विवरण वाला कॉलम आएगा, मतलब यहाँ पर वो जो भी खर्चा करेगा उसका विवरण लिखेगा। और अमाउंट आएगा, मतलब ये एक्साई अमाउंट भी आएगा। ये भुगतान वाला पक्ष, इसको हम क्या बोलेंगे? पेमेंट। वो जितना भी पेमेंट करेगा वो यहाँ लिखेगा, यहाँ पर विवरण लिखेगा और यहाँ पर क्या लिखेगा? डेट। अब आप बोलोगे कि सर इधर वाला जो कॉलम है ये किस लिए है? तो भाई आप जितने भी खर्च कर रहे हो, जैसे लेखन सामग्री, तो लेखन सामग्री को हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी बोलते हैं। तो आप जितने भी फुटकर खर्चे हैं उनके लिए आप पर्टिकुलर ऐसा एक एक कॉलम बना सकते हो। बस का किराया, टैक्सी का किराया, तो आप रेंट के लिए, मतलब क्या बोलोगे उसको? रेंट, उसके लिए एक कॉलम बना दिया हमने किराए के लिए। फिर फ्राइट, भाड़ा, है ना, FREIGHT, फ्राइट, भाड़े के लिए आपने एक कॉलम बना दिया। और क्या बचा? पोस्टेज, डाक व्यय, ठीक है। तो पोस्टेज, डाक व्यय के लिए आपने एक कॉलम बना दिया। और फिर आपने एक कॉलम बना दिया अदर एक्सपेंसेस, मतलब आकस्मिक व्यय। तो इसको हम बोल सकते हैं अदर एक्सपेंसेस। ये अदर एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये इस प्रकार से यहाँ तक तो कॉमन है ना।
लेकिन यहाँ से इधर वाले जितने भी खर्चे हैं वो सब खर्चे होंगे आप अपने हिसाब से बना सकते हो, याद रखने के हिसाब से। अब सबसे पहले क्या हुआ, जनवरी 2023 को उसको अग्रिम राशि मिली 5,000 रुपये, मतलब 1 तारीख को। तो 2023 जनवरी 1 को उसको 5,000 रुपये व्यापारी ने एडवांस दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये कैश बुक है ना, रोकड़ आई, तो हम लिखेंगे टू कैश, ये उसके पास एक नगद पैसा आया। ठीक है, एक प्रकार से उसको नगद पैसा मिला। अब कितना है उसके पास पैसा, 5,000 रुपया है। अब लेखन सामग्री 1,000 की खरीदी कितनी तारीख को, 24 तारीख को। तो यहाँ लिखेंगे टू स्टेशनरी, कितने की खरीदी, 1,000 की, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,000, मतलब ये पेमेंट वाला है। भाई 5,000 उसको 1 तारीख को मिला, अब 5,000 को उसको महीने भर खर्च करना है, तो उसमें से 24 तारीख को उसने 1,000 का क्या खरीदी, उसने स्टेशनरी खरीद ली है। अब ये स्टेशनरी के लिए हमने एक अलग, यदि आप हिसाब बनाओगे तो आप उसके लिए अलग कॉलम बना दिया, वहाँ भी आप 1,000 लिख सकते हो, और बाकी वाले कॉलम में हमने डैश मार दिया। फिर बस का किराया 120 रुपया, कितनी तारीख को दिया आपने, 25 तारीख को। तो टू बस रेंट है ना, कितना दिया आपने, 120 रुपये। जितने भी खर्चे हैं वो तो सब यहाँ तो लिखा जाएगा, लेकिन आप रेंट वाले कॉलम में भी 120 लिखेंगे, किराया दिया 120। फिर आपने ढुलाई वे दिया 400, कितनी तारीख को, 25 तारीख को ही आपने टू फ्राइट, मतलब भाड़ा दिया आपने, कितना दिया, 400 रुपये दिया, यहाँ लिख दिया। पेमेंट में सारे पेमेंट लिखे जाएंगे, लेकिन पर्टिकुलर में फ्राइट में आपने कितना दिया, तो ये भाड़े में लिख दिया 400। इससे पता चल जाएगा कि भाई स्टेशनरी पर कितना खर्च हुआ, किराए पर कितना खर्च हुआ, भाड़े पर कितना खर्च हुआ, ये अलग अलग होगा, और ये सबका एक्साई होगा, और ये आपको इकट्ठी राशि मिली है वो लिखा जाएगा। फिर टैक्सी किराया आपने 26 तारीख को 800 दिया, टू टैक्सी रेंट, मतलब जैसे बस का किराया ऐसा टैक्सी का किराया दिया 800 रुपया, तो इसको भी हम किस में डालेंगे, 800 रुपये रेंट में डाल देंगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बस का और टैक्सी का किराया टोटल कितना हो गया, 920 रुपये आपको किराया लग गया। फिर है आकस्मिक व्यय 900 रुपये हो गया, कितनी तारीख को, 27 तारीख को। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिंजेंसी, जो कि आकस्मिक हो गई, कितनी है, 900 रुपये। तो ये आकस्मिक में डाल दिया हमने, अदर एक्सपेंसेस में डाल दिया उसको 900 रुपया। फिर 28 तारीख को पोस्टेज वे, आपने कुछ पोस्ट से भेजा 800 रुपये, उसमें खर्च हुआ, तो पोस्टेज के लिए हमने एक अलग कॉलम बनाया है, पोस्टेज के लिए 800 रुपये। आप व्यापारी को महीने के अंत में जब 5,000 का हिसाब दोगे, वो बोलेगा मैंने 5,000 दिया था, कहाँ है, तो आप उसको हिसाब दोगे कि भाई मैंने इस 1,000 की स्टेशनरी खरीदी, ये देखो मैंने बस का किराया दिया 120, फिर भाड़ा दिया मैंने 400, टैक्सी का किराया दिया 800, आकस्मिक व्यय हुए 900 और डाक व्यय हुआ 800। ऐसा टोटल आप उसको खर्च करके आप उसको टोटल बताओगे। जैसे अब हमारे सारे व्यय हो गए, आप यहाँ से एक लाइन खींच दो, अब आपके टोटल खर्चे कितने हो गए, ये यदि आप जोड़ोगे तो 1,000, 11, 4, 15, 8, 23, 32 और 8, 4,020 रुपये। मतलब आपका जो टोटल खर्चा कितना हो गया, 4,020। आपको मिला था कितना, 5,000 मिला था, मतलब 980 रुपये अभी आपके पास बचे हैं। अभी 4,020 इकट्ठा खर्चा हुआ, ये फुटकर को भी आप देख लो, ये 1,000 रुपये ये है, 920 रुपये ये है, 400 रुपये ये हैं, 800 रुपये ये हैं और 900 रुपये ये हैं। टोटल जोड़ेंगे तो ये 19 और 4 23, 23 और 8 31 और 9 4,020 रुपये। ये टोटल भी जोड़ोगे तो 4,020 आ रहा है, और ये इकट्ठा भी जोड़ेंगे तो 4,020 आ रहा है। अब आपके पास में तारीख को, मतलब कौन सी तारीख है, 30
है ना, जनवरी को टू बैलेंस। कितना बैलेंस है? 5,000 में से 4,000 गया, 5,000 में से 4,000 गया, कितना बचा? 980 रुपये गया, 980 रुपये बचा ना। तो ये हो गया आपका टोटल। ये हो गया आपका टोटल। कितना हो गया? ये 5,000 और इधर भी हो गया 5,000। अब अगले महीने मतलब फरवरी तारीख को, ये फरवरी 1 को ये क्या आ जाएगा? टू बैलेंस ब्राउट डाउन। कितना है? 900, यहाँ पर आएगा 980 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से अब आपके पास में, अब आप इसका पूरा पर्टिकुलर उस व्यापारी को हिसाब बता सकते हो कि भैया ये इस प्रकार का ये मेरा हिसाब है। क्या लिखा हमने इसको? पीटी कैश बुक। क्या बोलते हैं इसको हम? पीटी कैश बुक, खुदरा रोकड़ बही। ठीक है, तो सबसे पहला रिसिप्ट वाला कॉलम, दिनांक वाला कॉलम, पर्टिकुलर और अमाउंट मतलब पेमेंट, ये लिख लो। और जितने फुटकर खर्चे उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कितने कॉलम बनाओगे, आप कितने भी कॉलम बना सकते हो। मतलब फुटकर खर्चों के लिए आप 3, 4, 5 आपको जैसा लगे वैसे आप कॉलम बना सकते हो। मतलब एक कैटेगरी के व्ययों को आप, जैसे हमने बस का किराया और टैक्सी का किराया को एक कॉलम में रख दिया। इस प्रकार से ये क्या बन गई? हमारी पीटी कैश बुक बन गई। ठीक है, देख लो इसको, एक नज़र देख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? रोकड़ बही। अब ये मेसर्स अंबिका ट्रेडर्स के लिए निम्नलिखित लेन देनों को जुलाई 2024 की रोकड़ बही में अभिलिखित कीजिए। अब यहाँ पर ये डबल कॉलम वाली केस बुक आ गई, क्योंकि बैंक से रिलेटेड भी है यहाँ पर। मतलब अभी हमने सिंगल कॉलम एक देखी, फिर अभी पीटी केस बुक देखी, अब ये कौन सी केस बुक आ गई? डबल कॉलम केस बुक आ गई। चलिए इसको हम बना लेते हैं, डबल कॉलम केस बुक। इसको बनाने में भी हमें मज़ा आएगा। डबल कॉलम केस बुक है ना, बहुत लंबी बनेगी वो। क्योंकि उसमें दोनों साइड में बैंक का कॉलम भी रहेगा और कैश का कॉलम भी रहेगा। आपको बिल्कुल स्केल ले करके ही जाना है, बिना स्केल के आप अकाउंट का पेपर नहीं दे पाओगे। सबसे पहला दिनांक, फिर हो गया आपका पर्टिकुलर, फिर ये क्या बना रहे हैं हम? रोकड़ बही बना रहे हैं। हाँ, रोकड़ बही है, मतलब LF, फिर कैश का कॉलम, फिर बैंक का कॉलम। ये हो गया हमारा डेबिट पक्ष। अब फिर दिनांक, फिर आ जाओ विवरण, फिर आ जाओ LF, कैश और बैंक। यहाँ मैं लिख देता हूँ डबल कॉलम कैश बुक। इसमें भी वही है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, यहाँ भी वही है, रिसिप्ट। ये रिसिप्ट वाला कॉलम, इसको आप रिसिप्ट भी बोल सकते हो, है ना, प्राप्ति वाला पक्ष। LF। अब यहाँ पर लिखोगे कैश और यहाँ पर लिखोगे बैंक। ये हो गया डेबिट वाला पक्ष। डेट, फिर पर्टिकुलर, LF, कैश और बैंक। ठीक है, अब
सबसे पहले क्या दिया है, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, तो जुलाई 2024 है ना, जुलाई 2024 तो थोड़ा नहीं रहने देते हैं। अब रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया है तो व्यापार में पैसा आएगा। जुलाई कितनी तारीख को, 1 तारीख को। 2 किस रूप में आ रहा है ये पैसा, कैपिटल के रूप में आ रहा है। भाई रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया तो रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाते से, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और किसके नाम से हो गया, कैपिटल के नाम से। कितने पैसे से उसने शुरू किया, नगद पैसा आया, तो इसलिए 50,000 रुपये हमने कहाँ पर लिखे, कैश वाले कॉलम। यहाँ ये ध्यान रखना है, नगद पैसा आ रहा है तो कैश वाले कॉलम में, बैंक में आ रहा है तो बैंक वाले कॉलम में। नगद पैसा जा रहा है तो कैश वाले कॉलम में क्रेडिट में, और बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक वाले कॉलम में क्रेडिट। अब 3 तारीख को ICICI बैंक में खाता खोला 30,000 से। भाई यदि हमने कितनी तारीख को, 3 तारीख को हमने बैंक में खाता खोला, तो बैंक में पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। अब बैंक में पैसा आया, बैंक में पैसा आया तो बैंक खाता क्या हो गया, डेबिट। और आपके पास से नगद पैसा गया, और इसलिए नगद पैसा जा रहा है, इसलिए आप क्या करोगे, जुलाई 3 को बाय बैंक। आपके पास से जो पैसा गया है वो कहाँ गया, वो बैंक में गया। पैसा आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। बैंक में पैसा आया डेबिट और रोकड़ चला गया, इसलिए कैश क्रेडिट। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इस एंट्री को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। सी लिख दिया हमने। फिर नगद माल खरीदा 10,000 का, भाई माल खरीदोगे तो भुगतान होगा, बस कितनी तारीख को, 5 तारीख को, बाय परचेस अकाउंट। नगद माल खरीदा तो नगद माल खरीदोगे तो पैसा जाएगा, नगद पैसा जा रहा है, बैंक वाले कॉलम में नहीं लिखेंगे, कैश वाले कॉलम में लिखेंगे। नगद भुगतान कर कार्यालय के लिए मशीन खरीदी 5,000 की, है ना, तो मशीन खरीदी है कितनी तारीख को, 10 तारीख को। लिखो बाय मशीनरी अकाउंट। नगद भुगतान किया है तो आपके पास से कैश गया 5,000 रुपये, नगद भुगतान कर रहे हैं। फिर है रोहन को माल का विक्रय कर चेक प्राप्त किया 7,000। भाई आपने माल बेचा कितनी तारीख को, 15 तारीख को, तो टू सेल्स अकाउंट। अब आपने माल बेचा, रोहन को माल का विक्रय कर चेक प्राप्त किया 7,000, मतलब कि आपको चेक मिला है, मतलब कि पैसा 7,000 कहाँ मिला है, बैंक के माध्यम से मिला, चेक आपको मिला है। फिर नगद विक्रय किया 8,000 का 18 तारीख को, तो 18 तारीख को फिर आपने सेल किया, सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर ये नगद बेचा है, इसलिए ये कहाँ, कौन से कॉलम में आएगा, कैश वाले कॉलम में आएगा। भाई नगद शब्द आ गया मतलब कैश, बैंक वाला शब्द आ गया, चेक आ गया मतलब बैंक में। फिर रोहन को का चेक बैंक में जमा कराया 7,000। अब देखिए यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, 15 तारीख को जो हमें रोहन से चेक मिला था उसको आपको जर्नल में लिखना है, लेकिन आप उसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, होल्ड करके रखेंगे। जर्नल में एंट्री होगी, जर्नल में क्या एंट्री होगी मैं बता देता हूँ। पहले तो 18 तारीख को आपने जो माल बेचा है, नगद माल बेचा है, 8,000 रुपये आया। अब होता क्या है कि जैसे 15 तारीख को रोहन ने 7,000 का चेक दिया और उसका जो चेक है वो आपने 20 तारीख को बैंक में जमा कराया, तो वास्तव में आपके बैंक अकाउंट में कब गया, 20 तारीख को गया, और इसलिए यहाँ पर 20 तारीख को एंट्री होगी, जिस तारीख को वो जमा होगा। तो यहाँ पर इसको मानेंगे कैश, क्या मानेंगे, कैश, और ये आएगा 7,000। ठीक है,
पहले क्या होता था कि पहले उसको कैश मान करके कैश में जमा कर लिया जाता था। अब इसको ऐसा भी लिखा जाता है कैश इन हैंड या चेक इन हैंड। ऐसा चेक इन हैंड मतलब उसकी एंट्री होती है, जैसे जिस तारीख को आपको चेक मिला तो हम क्या लिखते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रोहन, है ना। हमने किसको, रोहन को माल बेचा था, तो टू सेल्स, आप रोहन मत लिखो और टू सेल्स लिखो। उसको थोड़ा मैं आपको क्लियर कर दूँ, नहीं तो कंफ्यूज आओगे, ठीक है। फिर आपको चेक मिला जिस दिन और उसी दिन आपने बैंक में नहीं जमा किया, उसके आने वाले तारीख में जमा करोगे, उसके लिए ऐसी एंट्री होगी। जिस दिन आपको चेक मिला उसी दिन बैंक में नहीं जमा करने पर आप लिखोगे चेक इन हैंड, मतलब वो चेक अभी आपके हाथ में है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर आप जब उसको बैंक में जमा करने जाओगे तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। मतलब अब देखो, चेक इन हैंड डेबिट और चेक इन हैंड क्रेडिट ये कट गया, क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मतलब कुल मिला के बात वही आ जाती है कि बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, किसके नाम से होगा, सेल्स के अकाउंट से होता है। लेकिन यहाँ पर हम लिख देंगे उसको चेक इन हैंड, कि हमने उसको चेक इन हैंड के नाम से उसको जमा कर दिया। कि पहली वाली एंट्री में हमारे यहाँ पर वो रोकड़ बही में उसकी एंट्री नहीं हो रही, चेक इन हैंड का नाम का कोई खाता नहीं होगा और सेल्स अकाउंट, सेल्स में एंट्री उसकी होगी, लेकिन सेल्स में उधार की एंट्री होती, नगद की नहीं होती, इसलिए इसकी पोस्टिंग नहीं होगी, पोस्टिंग इसकी होगी। तो बैंक खाता डेबिट और किस नाम से, चेक इन हैंड से, तो ये लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट चेक इन हैंड से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमें चेक मिला और उसी दिन यदि बैंक में जमा हो जाता तो बैंक खाता डेबिट टू सेल्स ऐसा होता। लेकिन यदि हम उसको आने वाले दिनों में उसके चेक को बैंक में जमा कर रहे हैं तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब बैंक में डेबिट हो जाएगा। फिर है चेक द्वारा ढुलाई का भुगतान किया 500, भुगतान हो रहा है कितनी तारीख को, 22 तारीख को, बाय फ्राइट। और भुगतान कहाँ से कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं, 500 रुपये, तो बैंक वाले कॉलम में आ गया। फिर व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ का आहरण किया, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए यदि पैसा निकालेगा तो क्या आएगा, ड्राइविंग अकाउंट डेबिट टू कैश, 2000 रुपये नगद निकाला उसने। चेक द्वारा किराए का भुगतान किया 30 तारीख को, बाय रेंट अकाउंट, कहाँ से भुगतान किया उसने, चेक से किया, इसलिए 1000 रुपये। ये प्राप्ति वाली पक्ष और ये भुगतान वाला पक्ष। बस आप क्या करेंगे, इसका आप थोड़े से जगह छोड़ करके ये दोनों कॉलम जो है इनका टोटल करेंगे। ठीक है, देखो अब रोकड़ बही तो हमेशा डेबिट पक्ष बड़ा रहेगा, 50 और 8 कितना हो गया, 58,000 पैसा आया, गया कितना, 30, 10, 40, 45 और 2 47, मतलब ये 3 और 8 11,000, यहाँ अंतर कितना आ रहा है, 11,000 का। तो 30 तारीख को बाय बैलेंस कैरी डाउन 11,000, ये हो जाएगा 58,000। ये अभी केस वाला कर दिया। अब बैंक में देखो, बैंक में कितना पैसा आया, 37,000, इसमें भी डेबिट पक्ष में 37,000 बैंक में आया और गया कितना, 1500 गया, तो कितना बचा, 35,500, 35,500 रुपया, ये हो जाएगा 37,000। तो ये दोनों का बैलेंस ये कब चला जाएगा, अगस्त में, 2024 अगस्त 1 टू बैलेंस ब्राउट डाउन। रोकड़ का बैलेंस कितना है, 11,000,
और बैंक में कितना है 35,500। बस अगस्त के महीने में फिर जो भी पैसा आएगा रोकड़ में आएगा तो रोकड़ में, बैंक में आएगा तो बैंक में, भुगतान यदि रोकड़ से होगा तो इधर आएगा, भुगतान यदि बैंक से होगा तो इधर आएगा। इस प्रकार से ये जो डबल कॉलम कैश बुक है वो इस प्रकार से बनाई जाती है। ठीक है, चलिए फिर आ गई हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक, वही का वही क्वेश्चन। हस्तस्थ रोकड़ 7,500, मतलब रोकड़ का जो भी बैलेंस है वो डेबिट में आता है। बैंक आप देखो, अब आप इसको खुद बनाओगे, मैं बता देता हूँ इसको किस प्रकार से आप एंट्री करोगे। कैश में डेबिट, ये बैंक वाले कॉलम में क्रेडिट, मजदूरी का भुगतान किया कैश क्रेडिट, नगद विक्रय किया कैश डेबिट, नगद बैंक में जमा कराया तो बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई है ना। माल खरीदा और चेक द्वारा भुगतान किया तो भुगतान हो रहा है, मतलब ये बैंक वाला कॉलम क्या होगा, क्रेडिट होगा। किराए का भुगतान किया कैश क्रेडिट, बैंक से व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ निकाली, बैंक से निकाली है तो बैंक क्रेडिट, वेतन का भुगतान किया कैश क्रेडिट। बना लोगे। इस प्रकार से आप डबल कॉलम कैश बुक अभी जो हमने बनाई इसको आप बना लेना। अगला है क्रय बही बनाना है। हाँ, ये बहुत अच्छी बही है, मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा और आपको बनाना है। अब इसको बनाने के लिए दो तरीके हैं, एक तो डिटेल में बनाना है और एक शॉर्ट में बनाना है। एक विस्तृत विधि है और एक संक्षिप्त विधि। हम संक्षिप्त विधि से इसको बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो क्रय बही है, क्रय बही का जो फॉर्मेट है वो किस प्रकार का होता है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो ये सब सवाल है ना, आपको बिल्कुल आपके अभी एग्ज़ाम में तो कुछ ना कुछ इसमें जो भी हम कर रहे हैं सवाल आपको मिलने वाले हैं, है ना। इसलिए ये बहुत अच्छा है और आप बिल्कुल कर सकते हो इसको, मतलब सरल है, कोई कठिन नहीं है। देखो, क्रय बही बनाना तो और भी ज़्यादा आसान है, 2 मिनट का काम है। सबसे पहले लिखेंगे हम दिनांक, उसके बाद में विवरण में यहाँ पर हमने लिख लिया विवरण, फिर है इनवॉइस नंबर आएगा, है ना, उधार खरीदा जाता है। फिर वही है, मतलब LF वाला कॉलम आएगा, और अमाउंट के कॉलम आप 2 भी लिख सकते हो, 1 कॉलम भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। ये आ जाएगी हमारी परचेस बुक। क्रय बही, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। दिनांक, विवरण, इनवॉइस नंबर, LF, अमाउंट। वैसे अमाउंट का कॉलम एक ही होता है इसमें, संक्षिप्त विधि से कर रहे हैं हम, है ना। दो, एक डिटेल है और संक्षिप्त है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट नहीं दिया है तो फर्स्ट लिखेंगे, संक्षिप्त में शॉर्ट में। देखो, अब शॉर्ट में लिखने के लिए यहाँ पर यदि हम इसको पढ़ेंगे तो जुलाई 1 को रमन एंड कंपनी से आपने जुलाई 1, है ना, यहाँ तारीख दी है उन्होंने, तो हम लिख देंगे जुलाई 1, जुलाई 1 को किससे माल खरीदा, रमन एंड कंपनी। बस आपको यह लिखना है, रमन एंड कंपनी। ये 10 शर्ट पीस, भाई शर्ट पीस मतलब कितने खरीदे, 10, 75 रुपये प्रति पीस। 10 शर्ट पीस है और 75 रुपये प्रति पीस है, मतलब आपका पैसा कितना हो गया, 750। भाई ये कैसे है, भाई आप खुद मार्केट में गए और आपने 10 शर्ट पीस खरीदे, मतलब शर्ट सिलवाने के लिए उसके पीस जो खरीदते, कपड़ा खरीदा तो 10 शर्ट के पीस खरीदे और एक पीस की कीमत कितनी है, 75 रुपये प्रति पीस। तो टोटल पैसा कितना हो गया, 750। वो बोले व्यापारिक बट्टा सभी व्यवहारों पर 10%। अब इसमें से यदि 10% यदि हम क्या करेंगे, व्यापारिक बट्टा माइनस करेंगे, मतलब 75 रुपया माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, मतलब 675 रुपये का। तो नेट अमाउंट आप यहाँ पर लिख दोगे 675 रुपये। बस
रमन एंड कंपनी, रमन एंड कंपनी, और आगे आपका 675, बाकी कुछ नहीं लिखना है। ये संक्षिप्त विधि हो गई। चलो अब इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, ये सब आपको यदि डिटेल में दिखाना चाहो तो आप उसको रफ कार्य में क्या कर सकते हो, डिटेल में दिखा सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि 10 शर्ट पीस 75 रुपये का एक, तो 750 माइनस 75, 600, ये क्या हो गया 75 रुपये। ये आपका पहला वाला आपने डिटेल बना दिया। दूसरा है 13 जुलाई को, ठीक है। तो 13 जुलाई को आपने क्या किया, संजय एंड ब्रदर्स, संजय एंड ब्रदर्स, इससे क्या खरीदा, 25 साड़ियाँ। कितनी साड़ियाँ, 25, और एक साड़ी 250 रुपये की साड़ी। तो 25 और 25 कितना होता है, 25 में 25 का गुणा करोगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 625 होता है। मतलब 6250 रुपये की आपने क्या खरीदी, साड़ियाँ खरीदी। मतलब 25 साड़ी और एक साड़ी की कीमत 250। अब इसमें से आप 10% व्यापारिक बट्टा कम कर दो, मतलब 625 रुपया कम कर दो। तो 6250 माइनस 625 रुपया कम हो गया, तो ये 4 में से 2 गया 2, फिर 12 में से 6 गया 6, 5625 रुपये। नेट अमाउंट आपका कितना आ गया, 5625 रुपये, ये हो गया। मतलब यहाँ पर आपको जो संक्षिप्त विधि है उसको डिटेल यहाँ पर लिखने, संक्षिप्त में लिखना है, डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं। डिटेल कहाँ करेंगे, इधर साइड में आप जो आपका जो कैलकुलेशन है वो इधर करेंगे। 27 जुलाई को आपने फिर क्या किया, कमल एंड सन्स, कमल एंड सन से आपने क्या खरीदा, 30 चादर खरीदी, और एक चादर की कीमत कितनी है, 90 रुपया है। 9 तिया 2700 रुपये की आपने खरीदी चादरें। 10% मतलब 270 रुपये आपका कम कर दो, तो 2700 रुपये में से 270 माइनस हो गया, 4 में से 2 गया, मतलब 6 में से 2 गया तो 4, 2430 रुपया। मतलब नेट अमाउंट आपको कितना पेमेंट करना है, 2430 रुपया पेमेंट करना है। तो इस प्रकार से ये मतलब संक्षिप्त विधि में लिखना है। फिर 30 जुलाई को संजना एंड ब्रदर्स, 30 जुलाई को संजना एंड ब्रदर्स, उनसे क्या खरीदा भैया, उनसे खरीदा है हमने 15 पेंट। एक पेंट की कीमत 350 रुपये, गुणा करो 15 पंजे 75, 7 15 तिया 45 और 7 52, 5250 माइनस 525, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 5 गया 7, 4725 रुपया। ठीक है, 4725 रुपया। तो ये आपका आ जाएगा 4725 रुपये। बस अब आप यहाँ पर क्या कर दो, उसका टोटल मार दो। तो जोड़ देंगे 5 10 15, 8 2 10 3 13 और 2 15, 7 और 6 13 4 17, 17 3 20 4 24, 7 2 9 और 4 13,000। ये हो गया। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गई। मतलब जो संक्षिप्त है, संक्षिप्त में क्या करना है, आपने जिससे माल खरीदा है तारीख लिखो और उसका नाम लिखो, फिर शुद्ध अमाउंट लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, नेट अमाउंट लिखना है। मतलब कि ये नेट अमाउंट है, शुद्ध रकम है। तो शुद्ध रकम कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आप इधर रफ कार्य में कर लो। लेकिन रफ कार्य का मतलब कि इसको आपको दिखाना भी पड़ेगा साइड में कि आपने कैसा कैलकुलेशन किया है। तो वो यहाँ पर आप ऐसा शॉर्ट में कैलकुलेशन दिखा सकते हो। विस्तृत रूप में क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि आपने 15 पेंट खरीदा, तो 15 पेंट
250 रुपये प्रति पेंट, फिर यहाँ अमाउंट आएगा, फिर उसमें से -10% ट्रेडिंग डिस्काउंट वो माइनस करोगे, फिर शुद्ध रकम यहाँ लिखोगे तो वहाँ पर काटा पीटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस कारण से संक्षिप्त विधि में आप इधर फाइनल जो अमाउंट है शुद्ध रकम बाहर निकाल लो और उस शुद्ध रकम को यहाँ सीधे लिख दो और केवल जिससे माल खरीदा उसका नाम लिखो। क्लियर? तो ये इस प्रकार से ये आसान आपका हो जाएगा। फिर और कौन सा दिया है, लास्ट क्वेश्चन बचा है विक्रय बही। विक्रय बही भी सेम बही है, कहीं से कहीं तक कोई अंतर नहीं, वही के वही कॉलम है। आपको क्या करना है, केवल उसका नाम लिखना है, किसको, जिसको माल बेचा है उसका नाम लिखना है, तारीख लिखो, जिसको माल बेचा है उसका नाम लिखो और ये यहाँ पर आप उसका कैलकुलेशन निकाल लो। यहाँ पर क्या करोगे, उसका कैलकुलेशन निकाल लो। 10 फाउंटेन पेन 40 रुपये प्रति पेन, बस गुणा कर दो, 400 रुपये के पेन खरीदे। आप क्या लिखोगे, कृष्णा एंड कंपनी, दिनांक लिखी कृष्णा एंड कंपनी, 400 रुपये शुद्ध अमाउंट। फिर 11 मई को रमेश कुमार, उसमें लिखोगे रमेश कुमार और कितना, 300 रुपये का पुराना फर्नीचर बेचा। तो यहाँ पर देखो ये जो है ये ध्यान देने वाली बात है थोड़ी सी। भाई क्रय बही विक्रय बही में केवल उधार क्रय और विक्रय का ही लेखा होता है। यदि नगद आ गया या फिर कोई संपत्ति खरीदने बेचने वाली बात आ गई तो फिर उसका लेखा यहाँ नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये जो फर्नीचर बेचा गया है, फर्नीचर जो बेचा गया है उसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि फर्नीचर क्या है, एक संपत्ति है। तो विक्रय बही में हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे, इसकी एंट्री मुख्य जर्नल में होती है। यहाँ केवल माल के उधार विक्रय की लिखा होगा। प्रताप चंद को वॉशिंग सोप की 10 पेटियाँ 50 रुपये प्रति भाव से बेची, बस 50 गुणित 10 500। सतीश चंद को 25 बोतल कैश तेल 2 रुपये प्रति बोतल की दर से नगद बेची। अब देखो यहाँ नगद आ गया तो इसकी एंट्री भी नहीं होगी। विक्रय बही क्रय बही में केवल उधार खरीदने बेचने का ही लेखा होता है, संपत्ति खरीदने बेचने का भी लेखा नहीं होगा और नगद बेचने का भी लेखा नहीं होगा। मतलब यहाँ पर ये 2 एंट्रियाँ हमारी कट गई। कन्हैया लाल को 15 टी सेट 15 रुपये प्रति टी सेट की दर से बेचे, तो बस 15 गुणित 15 225 रुपये, क्या आ गया आपका, और टोटल कर देना। तो और कॉलम वही है, दिनांक, फिर विवरण, इनवाइस नंबर, LF और नेट अमाउंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या बना दोगे, आपकी केस बुक भी जो विक्रय बही है वो विक्रय बही आप आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, आप अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कर सकते। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।